नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल नई वीडियो स्क्रिप्ट जिसमें मैं पूरी शिद्दत से कवर करने वाला हूं डिकोडिंग ह्यूमन नेचर, एसेज ऑन लॉजिक, इवोल्यूशन, टीचिंग एंड लर्निंग। लेकिन उससे पहले, अगर आप जेन्युइन इंसाइट्स, ब्रेन स्ट्रेचिंग आइडियाज और ऐसी किताबों की समरी चाहते हैं जो आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल घुमा दें, तो बुक्स पल्स पर जरूर आना। हर वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूं कुछ ऐसा जो आपको रीथिंक, रीफोकस और रिचार्ज करे। अब शुरू करते हैं इस किताब के चैप्टर्स के साथ। और हर एक चैप्टर आपको कुछ न कुछ परेशान करे, लेकिन उसकी उस परेशानी का समाधान भी इतने मजेदार और रियल स्टाइल में मिलेगा कि आप बोलेंगे, अरे वाह। चैप्टर 1, मन मस्तिष्क की शुरुआत। आप सोचो, तुम किसी दिन बहुत ध्यान से खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि इसका कोई क्लियर रीजन नहीं है, बस एक आदत बन चुकी है। तुमने खुद को समझने की कोशिश की है, लेकिन माइंड की जो जर्नी है वो इतनी साफ नहीं होती। हम डिसीजन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये सब क्यों होता है ये पता ही नहीं चलता। असल में हमारा दिमाग खुद के बनाए हुए शॉर्टकट्स पर काम करता है। इन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। कई बार हम सक्सेस के रास्ते पर इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हमारा माइंडसेट हमें बार बार कंफर्ट जोन की तरफ खींचता है। जैसे कुछ लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हर दिन वही पुराना पैटर्न दोहराते हैं, वही एप्स, वही स्क्रीन, वही एक्सक्यूजेज। इसलिए जब तुम खुद से ये सवाल पूछते हो कि मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा या मैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी क्यों नहीं ला पा रहा, तो जवाब दिमाग के उसी डिफॉल्ट पैटर्न में छुपा होता है। जैसे ही तुम इस पैटर्न को पहचानना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हें लगने लगता है कि तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम रोज कॉन्शियसली डिसाइड करने लगो कि किस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, कौन से फीडबैक को सुनना है, कौन सी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, तो तुम धीरे धीरे अपनी रियल पावर अनलॉक करने लगते हो। यही वो मोमेंट होता है जब तुम खुद को फ्री फील करते हो। तुम अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, तुम चूज कर रहे होते हो। और यहीं से शुरू होती है एक नए माइंडसेट की जर्नी। चैप्टर 2, परिवर्तन की प्रेरणा। अब सोचो, एक क्लासरूम का माहौल जहां एक टीचर रोज नए मेथड्स अपनाता है, नए ऐप इस्तेमाल करता है, इंटरैक्टिव बोर्ड लाता है, लेकिन स्टूडेंट्स का फोकस फिर भी नहीं बन पाता। उसे लगता है कि शायद टूल्स कम हैं या सिलेबस इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन असल में दिक्कत कहीं और होती है। जब भी कोई भी इंसान सिर्फ मेथड्स बदलता है, लेकिन अपना इंटेंशन, अपनी एनर्जी और लर्नर्स को देखने का नजरिया नहीं बदलता, तब कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। उस टीचर को जब यह समझ आता है कि उसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने माइंडसेट को लर्नर सेंट्रिक बनाना है, तब असली बदलाव शुरू होता है। स्टूडेंट्स आजकल बहुत सारी चीज़ों से घिरे होते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, गेमिंग, रील्स, मीम्स, और इनके बीच उनकी अटेंशन पकड़ना किसी एक अच्छे सॉफ्टवेयर या फैंसी बोर्ड से नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर खुद से पूछे कि वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो सिर्फ पढ़ा रहा है या समझा भी रहा है। जब इंटेंशन साफ होता है और अप्रोच स्टूडेंट्स की रियल लाइफ से जुड़ती है, जैसे एग्जाम्पल्स में ऑनलाइन ऐप्स, जॉब्स, रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज को इंक्लूड किया जाता है, तब स्टूडेंट्स एंगेज होने लगते हैं। वो सिर्फ क्लास में बॉडी से नहीं, माइंड से भी कनेक्ट करने लगते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी एक टूल बनती है, नॉट द हीरो। असली हीरो होता है वो कनेक्शन, वो वाइब जो क्लास में बनता है। तब चाहे वाईफाई हो या ना हो, स्टूडेंट सीखने लगता है और टीचर महसूस करता है कि अब वो सिर्फ सिलेबस नहीं, एक रियल लाइफ स्किल सेट कर रहा है। यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 3, जड़ता से जिज्ञासा की ओर। एक छोटा बच्चा है जो हर दिन खिड़की से बाहर झांकता है। पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों की आवाज और रास्ते से गुजरती गाड़ियों की हलचल उसे बेहद फैसिनेट करती है। घर में रहते हुए वो टीवी पर एनिमल प्लैनेट जैसे चैनल बड़े ध्यान से देखता है। हर चीज़ में सवाल करता है, ये क्या है, वो क्यों उड़ रहा है, ये नीचे क्यों गिरा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है, उसकी एक क्यूरियोसिटी धीरे धीरे चुप हो जाती है। स्कूल में घुसते ही एक डिसिप्लिन ड्रिवन रूटीन उसका स्वागत करता है। बेल की आवाज़, एक लाइन में चलना, फिर वही ओल्ड ब्लैक बोर्ड और लंबे चैप्टर्स जो उसे लगते हैं कि बस याद करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ ही हफ्तों में जो बच्चा सवालों से भरा था, अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होता है। उसे कहा जाता है, डोंट स्पीक, राइट ओनली व्हाट इज ऑन द बोर्ड, और आंसर वही देना जो किताब में है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि उन्होंने अच्छे मार्क्स लाने वाला स्कूल चुना है, उन्होंने टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट किया है, और अब वो सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं। लेकिन बच्चा एक मैकेनिकल पैटर्न में घुस गया है। उसके अंदर की ओरिजिनल लर्निंग एक्सटिंग्विश हो जाती है। असल में जो मिसिंग है वो है लर्निंग का रियल मीनिंग। लर्निंग सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता, ये एक प्रोसेस है, डिस्कवर करने का, सोचने का, एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन जब हम लर्निंग को एक फॉर्मेट में बांध देते हैं, तब वो एक रूटीन बन जाता है, नॉट अ डिस्कवरी। हर बच्चा अलग होता है, कोई विजुअल थिंकर होता है, किसी को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, कोई ग्रुप में बेहतर सीखता है और कोई अकेले।
लेकिन जब हम एक ही फॉर्मेट में सबको ढालते हैं तो क्यूरियोसिटी मर जाती है। क्यूरियोसिटी को तब ब्रीदिंग स्पेस मिलती है जब बच्चे को खुद सवाल उठाने का मौका मिले। तो इसलिए जो पेरेंट्स और टीचर्स चाहते हैं कि बच्चा ट्रूली सीख सके, उन्हें चाहिए कि वो मार्क्स के बजाय बच्चे की सोच, उसके सवाल और उसकी नेचुरल डायरेक्शन को समझें, उसे फ्रीडम ने एक्सप्लोर करने की, और ट्रस्ट रखें कि हर बच्चा अपनी स्पीड से और अपनी डायरेक्शन में सीख सकता है। जब सिस्टम क्यूरियोसिटी को सपोर्ट करता है तो वही बच्चा जो पहले किताब से डरता था, अब खुद से सवाल पूछता है, किताबें उठाता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है। और तब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह जाता, वो एक रियल लर्नर बन जाता है। चैप्टर 4, क्लासरूम को अनुभव बनाइए। अब इमेजिन करो तुम किसी माउंटेन ट्रेल पर हो, तुम्हारे कंधे पर बैकपैक है, हवा तेज चल रही है और रास्ता आगे तक साफ नहीं दिख रहा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है। कभी पत्थर से फिसलना, कभी ठंडी हवा से चौंक जाना, कभी एक खूबसूरत व्यू देखकर रुक जाना। ये जर्नी तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट भी भरती है और अवेयरनेस भी। अब यही अप्रोच अगर क्लासरूम में अप्लाई हो तो एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल सकता है। क्लासरूम्स आज भी कई जगह वैसे ही चल रहे हैं जैसे 2 दशक पहले चलते थे। वही चैप्टर्स, वही क्वेश्चन आंसर्स, वही एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग। स्टूडेंट्स बस सुनते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं और फिर अगले टॉपिक पर जंप कर जाते हैं। ऐसे में लर्निंग एक मेमोरी टेस्ट बनकर रह जाती है, एक एक्सपीरियंस नहीं बन पाती। अब सोचो अगर हर क्लासरूम को एक एक्सपीरियंस की तरह डिजाइन किया जाए, जहां हर सेशन एक न्यू चैलेंज हो। जैसे फर्स्ट पीरियड में टीचर किसी ट्रेंड को लेकर डिस्कशन शुरू करे, सेकेंड पीरियड में स्टूडेंट्स खुद अपने आइडिया से एक मोबाइल ऐप का कॉन्सेप्ट बनाएं और थर्ड सेशन में एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टास्क मिले। उस दिन कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रहना चाहेगा। जब स्टूडेंट सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले बनते हैं, तब लर्निंग रियल लगती है। एक टीचर जब सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि गाइड बनता है, तब क्लास एक टीम बन जाती है। टीम में फीडबैक चलता है, मोटिवेशन बनता है और सब लोग एक दूसरे को पुश करते हैं बेटर बनने के लिए। क्लासरूम को एक एक्टिव लैब जैसा बनाना चाहिए, जहां हर बच्चा एक कंट्रीब्यूटर हो, ना कि सिर्फ एक लिसनर। गेम्स, डिबेट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो विजुअल टूल्स, इन सब का इस्तेमाल करो ताकि हर टॉपिक सिर्फ सुनाई ना दे, महसूस भी हो। रियल एजुकेशन तब होती है जब बच्चा कहे कि आज मैंने कुछ नया ट्राई किया, आज मेरी थिंकिंग बदल गई, आज मैंने टीम में काम करना सीखा। जब क्लासरूम बोरिंग ना लगे बल्कि इंस्पायरिंग लगे, तभी वो बच्चा उस लर्निंग को अपनी लाइफ में भी कैरी करता है। क्लासरूम कोई पुरानी सिस्टम की केज नहीं, बल्कि नए आइडियाज की प्लेग्राउंड होनी चाहिए। चैप्टर 5, सामाजिक वायरिंग की ताकत। सोचिए आप एक कमरे में अकेले बैठकर लैपटॉप पर लगातार वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन दिल और दिमाग दोनों जैसे डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग एलिमेंट है कनेक्शन। एक ऐसा इंटरैक्शन जो आपके अंदर के सवालों को बाहर लाता है और दूसरों के जवाबों से नया नजरिया देता है। हम इंसान शुरू से ही सोशल बीइंग्स रहे हैं। एवोल्यूशन ने हमें अकेले जीने के लिए डिजाइन नहीं किया। हम आइडिया शेयर करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, इमोशन समझते हैं और दूसरों की एनर्जी से इंस्पायर होते हैं। लेकिन जब लर्निंग का तरीका सिर्फ पैसिव रह जाए, टीवी पर कोई स्पीकर सुनना या लैपटॉप पर रिकॉर्डेड वीडियोस देखना, तो वो नेचुरल ह्यूमन डिजाइन के खिलाफ हो जाता है। असल में जब हम एक्टिवली कॉन्वर्सेशन में होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, डिबेट या पीयर फीडबैक, तो ब्रेन की वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो अकेले स्टडी करने से नहीं होते। सोचने की डेप्थ बढ़ती है और हमें खुद की बातों की क्लैरिटी भी मिलती है। लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें टीम वर्क, शेयरिंग और फीडबैक कल्चर होना चाहिए। कोई भी ऐप या कंटेंट तब तक असरदार नहीं होता जब तक उसमें एक सोशल टच ना हो। जब हम आइडियाज को डिस्कस करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, तभी वो नॉलेज पर्सनल बनता है। आज के स्कूल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इवन जॉब ट्रेनिंग्स में ये सबसे मिसिंग फैक्टर है। लोग कंटेंट शेयर करते हैं लेकिन कॉन्वर्सेशंस रेयर होती हैं, जबकि असली पावर कॉन्वर्सेशंस में होती है। जब लोग अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स, फेलियर्स, स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट ओपनली डिस्कस करते हैं, तो इसलिए अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे एक ऐसा स्पेस बनाना होगा जहां अकेले नहीं, मिलकर ग्रो किया जाए, जहां हर लर्नर खुद भी बोले और दूसरों को भी सुने, जहां सिर्फ आंसर्स ना हो बल्कि डाउट्स भी हों। और तभी लर्निंग आइसोलेटेड इवेंट ना रहकर एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनती है। चैप्टर 6, सही इंटरव्यू स्ट्रैटेजी।
मान लीजिए आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हैं। सामने इंटरव्यूअर बैठा है और पहला ही सवाल आता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। आप सोचते हैं और कहते हैं कि मैं टीम प्लेयर हूं। लेकिन ये सुनते ही सामने वाले के एक्सप्रेशंस थोड़ा ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने ये जवाब आज 5वीं बार सुना है। यहीं से शुरुआत होती है उस प्रॉब्लम की जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इंटरव्यू कोई एक्टिंग स्टेज नहीं होता जहां रिहर्स्ड डायलॉग्स बोले जाएं। इंटरव्यू एक ऐसी जगह होती है जहां इंटरव्यूअर सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी स्टोरी और आपके डिसीजंस का लॉजिक सुनना चाहता है। जब आप जेनेरिक जवाब देते हैं, टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, तो वो शैलो लगता है। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट रियल स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें आपने किसी प्रोजेक्ट को टाइम से फिनिश किया, या टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, या कोई ऐप बनाना सीखा, या लैपटॉप क्रैश होने के बाद भी स्मार्ट तरीके से रिज्यूमे तैयार किया, तो इंटरव्यूअर इंस्टेंट कनेक्ट करता है। इंटरव्यू में डेप्थ तब आती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रूव करते हो एग्जाम्पल्स से, जब आप अपने चैलेंजेस और एफर्ट्स को बताते हो और बताते हो कि आपने किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इससे आपके माइंडसेट, फ्लेक्सिबिलिटी और लर्निंग एटीट्यूड का पता चलता है। इंटरव्यूअर्स को वो लोग पसंद आते हैं जो खुद की जर्नी से जुड़े हुए होते हैं, जो अपने गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और जिनके आंसर्स में सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं बल्कि लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग भी झलकती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू में जाएं तो रेडी रहें, बट सिर्फ आंसर याद करके नहीं बल्कि अपनी स्टोरी याद करके। अपने लर्निंग्स और फीडबैक को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और सरफेस लेवल बातें छोड़कर अंदर से ट्रूथफुली और क्लियरली बोलें। जब आप सच बोलते हैं तो आपके शब्द नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। चैप्टर 7, सभी लर्नर्स एक जैसे नहीं होते। अब सोचो क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं। सभी का बैकग्राउंड अलग है, इंटरेस्ट अलग है और समझने का तरीका भी अलग अलग। फिर भी उन्हें एक ही सिलेबस, एक ही मेथड और एक ही एग्जाम से जज किया जाता है। जैसे कोई स्मार्ट गैजेट हर यूजर के लिए अलग एक्सपीरियंस देता है, वैसे ही लर्निंग को भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम एक ही पैटर्न सब पर थोप देते हैं और फिर सोचते हैं कि आउटकम क्यों नहीं आ रहा। हर लर्नर का माइंडसेट अलग होता है। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई हैंड्स ऑन सीखना पसंद करता है, किसी को ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता है और किसी को अकेले पढ़ना। ऐसे में अगर हर स्टूडेंट से एक जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई सिंगल ऐप हर मोबाइल पर स्मूथली चले। असंभव है। इफेक्टिव लर्निंग वहीं से शुरू होती है जहां सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जहां लर्नर्स को स्ट्रैटेजी चुनने का मौका मिलता है कि वो स्मार्ट नोट्स बनाना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट मैप्स या ऑडियो लेक्चर सुनना। जब लर्निंग मेथड पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है तब ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। कोई लर्नर इंट्रोवर्ट होता है तो उसे एक सेफ और क्वाइट स्पेस चाहिए होता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है तो उसे टीम में प्रोजेक्ट्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग से एनर्जी मिलती है। ऐसे में सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये चैप्टर याद दिलाता है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिस्टम से ज्यादा खुद को समझना जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है, क्या डिस्ट्रैक्ट करती है और कैसे आप बेस्ट परफॉर्म करते हैं, तब आप लर्निंग को एक स्मार्ट गेम की तरह प्ले कर सकते हैं और यही एक कस्टमाइज्ड अप्रोच आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। चैप्टर 8, इमोशन वर्सेस लॉजिक की जंग। अब इमेजिन करो आप किसी सेमिनार हॉल के पीछे बैठे हो और आपका नाम स्टेज पर बुलाया जाता है। हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, आवाज़ धीमी हो जाती है और दिमाग एकदम ब्लैंक। यही होता है जब इमोशन लॉजिक पर भारी हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन इस डर को अगर लॉजिक से हैंडल किया जाए तो यही वीकनेस आपका कॉन्फिडेंस बन सकती है। डर तब आता है जब माइंड एक असंभव फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, जैसे लोग हंसेंगे, मैं भूल जाऊंगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से पूछो कि वर्स्ट केस क्या है और उस पर मेंटली प्रिपेयर हो जाओ तो वही डर फेड हो जाता है। इमोशन को रेगुलेट करना एक स्किल है और ये स्किल तब बिल्ड होती है जब आप बार बार खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हो, उन्हें एक्सेप्ट करते हो और खुद से कम्युनिकेशन करते हो। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि वो सिग्नल्स को एग्जैजरेट ना करे बल्कि एनालाइज करे। जब लॉजिक एक्टिवेट होता है तब आप सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देखते हो, ना कि थ्रेट की तरह, और यही शिफ्ट आपको काम, कॉन्फिडेंट और शार्प बनाता है। फिर चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, वाइवा हो या पब्लिक स्पीकिंग इवेंट, आप परफॉर्म कर पाते हो और ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है। चैप्टर 9, स्टेज प्रेजेंस और लर्निंग। मान लीजिए आप किसी सेमिनार में बैठकर कैजुअली सुन रहे हैं और अचानक स्पीकर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाता है। हाथ पैर हल्के सुन्न और आवाज जैसे कहीं गायब हो जाती है।
यही होता है जब आप मेंटली रिहर्स नहीं करते लेकिन रियल टाइम में परफॉर्मेंस देनी होती है। स्टेज प्रेजेंस कोई गिफ्ट नहीं होता, ये एक कल्टीवेटेड स्किल होती है और ये तब बनती है जब आप अपने छोटे छोटे रिएक्शंस को एनालाइज करते हैं, जैसे आप किसी आंसर को टालते क्यों हैं या नजरें कांटेक्ट से क्यों बचाते हैं। ये सारी माइक्रो सिग्नल्स ये बताते हैं कि माइंड प्रिपेयर नहीं है। इसका सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है सेल्फ रिकॉर्डिंग। जब आप खुद को बोलते हुए सुनते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हो, पॉजेस पकड़ते हो, तो आपको समझ आता है कि इंप्रूवमेंट कहाँ जरूरी है। स्टेज पर कॉन्फिडेंट फील करना प्रैक्टिस से नहीं, अवेयरनेस से आता है। जब आप जानते हो कि आपकी वॉइस कहाँ ट्रेम्बल करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कहाँ कंफ्यूज लगती है, तो आप उसे ट्वीक कर सकते हो। और जब आप ट्वीक करते हो तो प्रेजेंटेशन एक शो नहीं बल्कि इंटरैक्शन बन जाता है। लर्निंग का असली रूप वही है जहां आपको सुनने के साथ साथ रिस्पॉन्ड करना भी आता हो, जहां सिर्फ कंटेंट नहीं कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। और यही स्किल आपको सिर्फ एक अच्छा स्पीकर नहीं बल्कि एक एंगेजिंग कम्युनिकेटर बनाती है। चैप्टर 10 गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस। अब सोचिए कि आप किसी स्मार्ट सिटी की रोड पर चल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई मैप नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है और ना ही आपको पता है कि पहुंचना कहां है। आप चल तो रहे हैं पर माइंड में डायरेक्शन नहीं है। ठीक वैसा ही होता है जब हम लाइफ में बिना गोल्स के जीते हैं। हम एफर्ट्स तो डालते हैं लेकिन रिजल्ट रैंडम होता है। गोल सेटिंग सिर्फ सक्सेस पाने का तरीका नहीं है, ये क्लैरिटी का रास्ता है। और जब आप स्मार्ट गोल्स सेट करते हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, तो वो बिल्कुल जीपीएस की तरह काम करते हैं। वो आपको सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं दिखाते बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि कब टर्न लेना है, कहां रुकना है और कहां स्पीड बढ़ानी है। लेकिन सिर्फ गोल लिखने से बात नहीं बनती, जरूरी है कि आप अपने डेली एक्शंस को उन गोल्स से मैच करें और इसके लिए चाहिए डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसे एक फिटनेस ऐप आपके स्टेप्स काउंट करता है, वैसे ही आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी होती है। क्या आपने आज वो 30 मिनट्स फोकस किया? क्या आपने वो वन टास्क पूरा किया जो आपके लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा था? जब आप हर दिन खुद से क्वेश्चन करते हो और ऑनेस्टली आंसर करते हो, तब ग्रोथ रियल बनती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरनल बनता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन परफेक्ट होगा, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो छोटी छोटी विन्स आपको मोटिवेशन देती हैं। गोल सेटिंग आपको डायरेक्शन देती है और रिफ्लेक्शन आपको करेक्शन देता है। ये कॉम्बो आपको सिर्फ बिजी नहीं बल्कि पर्पसफुल बनाता है और यही डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन एवरेज लाइफ और इंटेंशनल लाइफ। चैप्टर 11 आखिरी जंक्शन, सीखने का संगम। अब जब आप इस किताब के अंत तक पहुंचे हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप एक लॉन्ग बट मीनिंगफुल जर्नी पूरी कर चुके हों। ये वो जर्नी है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बनी बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है। आपने हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया डिकोड किया है, माइंड, हैबिट्स, इमोशंस, प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी। लेकिन अब ये सब पीसेस एक साथ जुड़ रहे हैं। ये चैप्टर किसी फाइनल एग्जाम जैसा नहीं है, ये एक संगम है जहां क्लैरिटी, एक्सपीरियंस और सेल्फ अवेयरनेस मिलकर एक नया फाउंडेशन बनाते हैं। रियल लर्निंग तब होती है जब आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हो, और महसूस तब होता है जब आप खुद को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हो, चाहे वो स्टेज हो, इंटरव्यू हो या लाइफ इटसेल्फ। आपने सीखा कि कैसे लॉजिक इमोशन से लड़ता है, कैसे फीडबैक लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और कैसे हर लर्नर अलग होता है। अब आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आप उस ट्राइब का हिस्सा हो चुके हो जो लर्निंग को सेलिब्रेशन मानता है। एक ऐसी कम्युनिटी जहां हर कोई ग्रोथ को सीरियसली लेता है और हर डे खुद से थोड़ा बेटर बनना चाहता है। यही किताब का फाइनल फीलिंग है, क्लैरिटी और बिलोंगिंगनेस। अब जब आप अगली बार कोई चैलेंज फेस करें तो याद रखिए कि आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, एक इवॉल्व्ड माइंडसेट भी है, और माइंडसेट ही है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर ले जाता है। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी हो तो एक बार बुक्स पल्स चैनल को एक्सप्लोर जरूर करें। यहाँ हर बार मिलेगा आपको एक नया विजन, एक नया थॉट और एक ऐसी किताब जो आपकी सोच को झकझोर देगी।